क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैव प्रक्रम के लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पास आने वाला है। हमें इतना पढ़ना चाहिए जिसको हम एग्ज़ाम तक क्या करें, रिवीजन कर सकें। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आप कितना भी पढ़ लो, आपको क्या है, बेकार है। तो चुनिंदा कुछ ऐसे टॉपिक हम लोगों को साइंस में तैयार करने हैं कि हम लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, जहाँ से क्या होता है, प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखिए हमारी एक क्लास आपको मिलेगी जिसमें हम लोगों को साइंस क्लास 10th के, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बनेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लास एक बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उस क्लास को जा कर के देख लेंगे और उन्हीं टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए उतना पढ़िए, सटीक पढ़िए। अगर आपके पास टाइम कम है और अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं तैयारी की है, तो बस देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, आप उनको तैयार कर लो। बस सिर्फ उतने ही क्वेश्चन तैयार कर लो और 100% विश्वास मानिए, आपके 70 में से 60-65, ठीक है, और किसी किसी के जो बच्चा बहुत ही मेहनत करेगा उसके क्या 70 नंबर हमारी इन्हीं वीडियो से आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो कहीं पर भी ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग केमिस्ट्री को देखिए, रिएक्शन एक एक को हम लोग पेज पे समझेंगे। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जैव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं, जो कि 6 नंबर का हम लोगों का 6 अंक आते हैं। तो यहाँ से हम लोग 6 अंक अपने पक्का कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। इसके पहले हम लोगों ने जब शॉर्ट क्वेश्चन किए थे उसमें हमने बहुत बार पढ़ा स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। यही क्वेश्चन क्या लॉन्ग में बना कि इनके अंतर बताइए। तो देखिए स्वपोषी और विषमपोषी में बहुत अंतर होते हैं। ठीक है, बहुत अंतर होते हैं। स्वपोषी आपको पता है, जो भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं। ठीक है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप दाल चावल लेकर आए, गैस पर चढ़ाए, कुकर में डाले, चावल सीटी मार देकर हमने तो स्वयं से अपना खाना बनाया है। ठीक, ऐसा नहीं है। स्वयं से खाने बनाने का मतलब होता है, जैसे पेड़ है आपका, ठीक है, ये पेड़ है आपका है, तो इसके पास क्या देखो, क्लोरोफिल है, इसकी पत्तियां सारी हरी हरी है। ठीक है, हरी पत्तियां हैं। ये यहाँ पे सन निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है। ठीक है, इसके पास देखिए क्लोरोफिल भी है, ये सनलाइट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल और देखो क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, और पानी होना चाहिए। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यह पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। देखो वो जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते, खुद से करते हैं। ठीक है, अब जैसे पेड़ है, सूरज आया, ठीक है, जैसे सूरज निकला, उसने क्या किया, भोजन का निर्माण प्रोसेस चालू कर दिया। अब तुम कहो कि सूरज निकले और तुम खड़े हो जाओ जाकर के बाहर, छत पर खड़े हो जाओ, अपने घर से निकले बाहर खड़े हो जाओ, तो मम्मी को टिफिन लगाने की जरूरत ही ना पड़े भैया। तुम तो रास्ते में धूप खाते हुए जा रहे हो, तो तुम खुद ने स्वयं का खाना खुद निर्माण कर लेना है। तो ऐसा नहीं होता है ना, स्वपोषी का मतलब ही यही होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो स्वयं से अपना भोजन क्या करते हैं, निर्माण करते, स्वपोषी कहलाते हैं। तथा जो पोषण का यह प्रकार क्या कहलाता है, स्वपोषी, मतलब जिस प्रकार से यह भोजन ग्रहण करते हैं उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहते हैं, यानी स्वयं से भोजन का निर्माण करने वाला स्वपोषी कहलाता है। सबसे सरल भाषा में समझो। ठीक है, विषमपोषी क्या होते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषी सारे समझ लेते हैं, उसके बाद विषमपोषी में जाते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल भी डाउट ना रहे किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो देखिए जो स्वपोषी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, रसायन संश्लेषी जो होते हैं वो क्या, देखो रसायन संश्लेषी जो होते हैं, तो देखिए आप लोग 10th क्लास में हो, आपको पता है केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन का मतलब होता है जो मतलब रासायनिक चीज़ों से, रसायन पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, बनाते हैं, उसे रसायन संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो अपना प्रकाश से भोजन बनाते हैं। ठीक है, और देखो स्वपोषी जीव क्या होते हैं, पारितंत्र में उत्पादक कहलाते हैं। पारितंत्र में क्या कहते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जैसे ये पौधा है या पेड़ है, ठीक है, पौधा है पेड़, इसको क्या करेगा, देखिए बकरी ने खाया या फिर टिड्डे ने खाया, तो ये क्या है, उत्पादक है। ठीक, उत्पादक कहलाते हैं।
अगला देखिए, स्वापोषी जीव उपापचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों को क्या करते हैं, जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। यह पोषण विषम पोषी पोषण की तुलना में क्या होता है, अधिक ऊर्जा होती है। जो स्वयं से भोजन निर्माण कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। आप उसी से लेकर के प्रोडक्ट खा रहे हो, जैसे पौधे जो है, धान है, ठीक है, धान का पौधा आप जानते हो हरा होता है, उसने स्वयं से भोजन का निर्माण किया तो उसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जब उसको, फिर समझ लिए धान का पौधा है, ठीक है, उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि उसने स्वयं से भोजन बनाया। उसके बाद क्या किया, धान के पौधे को बकरी ने खाया, ठीक, धान के पौधे को क्या किया, बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी ने खा लिया, मैं करते हैं खा लिया इसने, ठीक है। अब इसको जैसे शेर खाएगा तो देखो सबसे ज़्यादा इसके पास एनर्जी लेवल होगा, इसके बाद इसके पास होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके पास एनर्जी लेवल होगा। ये होता है पारितंत्र, ठीक है, क्या होता है, पारितंत्र होता है। अगला देखिए क्या है, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल सल्फर एवं कुछ नाइट्री कारक जीवाणु तथा सभी हरे पादप इसी श्रेणी में क्या होते हैं, आते हैं, ठीक, सारे पादप जो होते हैं इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नाइट्री कारक देखिए, आपको पता है जैसे कि आपकी दलहनी फसलें होती हैं, ठीक, दलहनी जैसे मटर की हो गई, ठीक है, और आपका चना हो गया, तो इसमें क्या होते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं कर पाते, तो राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया इनकी जड़ों में होता है, ठीक है, जड़ों में होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। फिर इनको देखो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करके देता है। अब हम लोग देखेंगे विषमपोषी पोषण, ठीक है, विषमपोषी पोषण क्या होता है, देखिए वो जीव जो भोजन हेतु अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। बिल्कुल अपने लोगों को समझ लो, ठीक, जैसे हम लोग हैं, गाय भैंस है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, विषमपोषी हैं, हम लोग दूसरे पर डिपेंड है, भैया पेड़ पौधे पर डिपेंड हो, पेड़ पौधों को छोड़ दो तो किसी एनिमल्स पर डिपेंड हो, ठीक, एग खाते हो, ठीक है, और जैसे बहुत लोग होते हैं तो मीट वगैरह खाते हैं, तो क्या हो, दूसरे पर डिपेंड हो, हर तरीके से क्या हो, दूसरे पर डिपेंड हो, है, तो कहलाते हैं। तथा पोषण का यह प्रकार क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। और विषम पोषी पोषण देखो 3 प्रकार का होता है, परभक्षी, परजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है, परभक्षी, परजीवी, मृतोपजीवी। परभक्षी जैसे कि हम लोग हो गए, परजीवी जो होता है जैसे कि हमारे सर में जू जैसे होते हैं वो हो गए, ठीक, लीच हो गई, आपकी जोक हो गई, अमरबेल हो गई, ठीक, ये सब क्या होंगे, परजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो जैसे जानवर मर गए, ठीक है, जानवर मर गए, जब वो मर जाते तो सड़े गुले, देखो सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं ये, क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी, ठीक, मृतोपजीवी। इनको अपघटक भी कहते हैं, ठीक है, अपघटक भी कहते हैं, ओके। विषमपोषी जीव क्या होते हैं, पारितंत्र में उपभोक्ता या अपघटक कहलाते हैं, ठीक है, उपभोक्ता या अपघटक कहलाते हैं। सबसे लास्ट में इन्हीं का वर्क होता है, भैया सबने खा पी लिया, ठीक है, देखो घास का पेड़ है या धान का पेड़ समझ लो, ठीक है, धान के पेड़ को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को देखो, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, फिर सांप जब मर गया तब उसको क्या करेंगे, अपघटक ही आएंगे, उसको खा करके बाद में लास्ट में देखो, देखते हो कि एकदम साफ हो जाता है, वहां से वो चीज एकदम गायब ही हो जाती है, तो ये अपघटक होते हैं, ठीक है, तो ये करते हैं इसका कार्य। विषमपोषी जीव देखो अपचय क्रियाओं द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह पोषण स्वपोषी पोषण की तुलना में कम ऊर्जा दक्ष करता है, क्या करता है, कम ऊर्जा दक्ष करता है, ठीक है। सभी जंतु कवक एवं अन्य जीवाणु इस श्रेणी में आते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसको सिद्ध करके बताइए कि आवश्यकता क्यों होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 18 में बना है, 17 में बना है, 15 में बना है, 14 में बना है, 13 में बना है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करिए, ठीक है, प्रयोग द्वारा यहाँ पर हमको समझाने हैं। तो देखिए प्रयोग कैसे करेंगे, प्रकाश की आवश्यकता का हम लोग सब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को दिखाना है कि प्रकाश की क्रिया में ही प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो प्रकाश में उसकी क्या उपयोगिता होती है। देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, गमले में
पादप मतलब जो पौधा लगा है, ठीक है, उसको अंधेरे कमरे में जहाँ पे लाइट ही ना आए, मतलब सूरज की रोशनी ना आए, ठीक है, उसको 48 से 72 घंटे तक हम लोग स्टार्च विहीन कर लेंगे। स्टार्च विहीन करने का मतलब ये होता है, यहाँ स्टार्च विहीन क्यों लिखा है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्च विहीन लिखा क्यों है, देखिए जब पौधा जो होता है उनका भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में हो, ठीक, स्टार्च से ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए जब पौधे को प्रकाश मिलेगा ही नहीं तो स्टार्च वहाँ पे बनेगा ही नहीं, तो स्टार्च विहीन हो जाएगा वो, ठीक है। 48 से 72 घंटे में क्या हो जाएगा, स्टार्च विहीन उसको कर लिया जाएगा। तो एक पत्ती दोनों और काला कागज क्लिप की सहायता से क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लगा देंगे। पादप को 3 से 4 घंटे के लिए क्या करेंगे, प्रकाश में रख देंगे, ठीक है। फिर जो उसकी देखो जो हमने मतलब यानी कि स्टार्च हीन जो कर लिया था, जिसमें कर लिया था पौधा, उसकी पत्ती निकाल के हमने लगा दिया, दोनों ओर के कीड़ों से लगा दिया, ठीक है, और लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद क्या कर दिया, क्या किया, जो फिर पादप को उठाकर क्या कर दिया, धूप में रख दिया जा करके, 3 से 4 घंटे के लिए प्रकाश में रख दिया, ठीक है। लगाकर देखो ये पत्ती को क्या कर दिया, धूप में रख दिया। फिर पत्ती को तोड़कर आयोडीन का परीक्षण करते हैं, फिर क्या करेंगे, उसी पत्ती को तोड़कर आयोडीन का परीक्षण करेंगे, ठीक है, स्टार्च परीक्षण से पूर्व, ठीक है। तो देखो हरा था, ये काला कागज है, ये हरा है, ठीक। जब स्टार्च का परीक्षण हुआ, अब पूछा जाए, अब ये क्वेश्चन ये भी बनेगा कि हम लोग आयोडीन का परीक्षण परीक्षण जो होता है, नए स्टार्च के परीक्षण में किस चीज़ का उपयोग होता है, तो आयोडीन का, किसका, आयोडीन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हरा था वो नीला काला हो गया आयोडीन के परीक्षण में, ठीक है, और जो काला था वो भूरा पीला हो गया, और जो देखिए जो पार्ट यहाँ पे हरा दिख रहा था वो कैसा हो गया, नीला काला हो गया। तो इसमें ये मतलब स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे देखो स्टार्च जो है, तो देखिए यहाँ पे क्या साबित हुआ, ठीक है। अगर यही पत्ती देखो परमानेंट धूप में रहती, ठीक है, परमानेंट अगर ये धूप में रहती तो देखो यहाँ पे होता क्या, ठीक है, यहाँ पे होता क्या, तो यहाँ पे ये होता कि पूरी की पूरी पत्ती नीली हो जाती, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रकाश का अभाव था, तो यहाँ पे देखिए नीला काला हुआ, ठीक है, यहाँ पे भूरा पीला हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, भूरा पीला हो गया, ये पार्ट जल्दी सूख जाता है, यहाँ पे क्या नीला हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च का अभाव था, ठीक। तो यहाँ पे तभी सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, ठीक। स्टार्च के कारण क्या होता है, नीला हो जाता है, अतः प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन करेंगे हम लोग। एक बड़े एवं चौड़े मुंह की बोतल में KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल ले लेंगे, ठीक। एक मंड रहित, यहाँ पर भी क्या करना है, स्टार्च जो है स्टार्च को खत्म कर देना है, यानी कि जो मंड रहित क्या करना है, हमें पत्ती लेनी है, वही पत्ती, जैसे पौधे को हम लोगों ने क्या किया, 48 से 72 घंटे तक क्या किया था, कमरे में रखा था जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना पड़े, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है, उसी की पत्ती ले लेनी है, ठीक है, ले लेनी। पादप की पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल के अंदर क्या करेंगे, इस प्रकार लगाएंगे कि उसका आधा भाग बोतल में तथा आधा भाग क्या हो, बाहर हो, देखिए ऐसे लगाएंगे, ठीक। पादप ले लिया और इसको लगा लिया, इसके अंदर क्या कर लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लिया, क्या रख लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लिया, ठीक है। तो देखिए ये मंड रहित पादप है, ठीक है, मतलब यानी इसके साथ वही प्रोसेस हुई है कि 48 से 72 घंटे तक इसको सूर्य की रोशनी से दूर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए KOH है, ये पत्ती है कि आधी अंदर है और आधी बाहर है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, क्या होता है, तो देखो इस उपकरण को 3 से 4 घंटे तक धूप में रखकर आयोडीन का जब परीक्षण किया जाएगा तो करने पर पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था नीला पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसमें स्टार्च था, ठीक, तो नीला पड़ जाएगा आयोडीन के साथ जब परीक्षण करेंगे। परंतु बोतल के अंदर धूप तो जा नहीं रही है, ठीक, तो उसके कारण क्या होगा, आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ पे, मतलब वो पार्ट जो होगा पत्ती का नीला नहीं होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए देखते हैं, तो इसका कारण यह था, ठीक है, इसका कारण जो था, इसका कारण यह था कि बोतल के अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। भैया बोतल के अंदर प्रकाश जा नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं हुई, तो यानी कि वहाँ पे मंड स्टार्च नहीं बना, क्योंकि बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड थी ही नहीं, ठीक। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी तो आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी नहीं। भैया कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ठीक, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो वहाँ पे क्या होगा, देखो कोई वह इनमें से
कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो वहाँ पे होगी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही नहीं होनी है, ठीक है। तो इस बोतल की कार्बन डाइऑक्साइड KOH द्वारा क्या हो अवशोषित कर ली गई जाती है, ठीक है। KOH क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सोख लेता है, ठीक है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस प्रयोग को क्या कहते हैं, मोल का प्रयोग कहते हैं। अगर मोल का प्रयोग पूछा जाए तो आप यही प्रयोग लिखना है, क्या करना है, यही प्रयोग लिखना है बोतल वाला, याद रखना, दोनों लिख देना, दोनों लिख देना समझाएंगे। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि मोल का प्रयोग लिखिए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यही लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग का, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखी, जो कि अभी हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ी थी। इसके पहले की वीडियो पढ़ी हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ी थी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखे तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी बताएगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अगर आप कहीं डिफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, तो उसके साथ उसका जो रासायनिक सूत्र है वो जरूर लिखें, ठीक है। और अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्या करना है, क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। बात वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया का वर्णन कीजिए, वही क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण व जैव रासायनिक प्रक्रिया, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रक्रिया है तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक, कैसे सरल अकार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गई, प्रकाश हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गई, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर पूछा जाए जो कच्ची सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, तो यही होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होना चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर होना चाहिए तथा क्या, देखो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि देखो क्या होता है, देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 क्या होते हैं, पानी की ओर, ठीक है, 12 पानी की ओर। तो क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो देखो फार्मूला बैलेंस करना आपको हमने शॉर्ट में सिखाया है, पर इसमें भी आपको बता देते हैं एक बार, है। तो इसमें बता देते हैं आपको, बता दें, इसी में बता दे रहे हैं और एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक, संतुलित करना समीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन आपके पास है, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, ठीक, 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए 12 दूना 24, 24 यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे 12 आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक। 6 कार्बन है, 6 कार्बन निकल गए आपके। ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करने होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले याद किए जाते हैं, जब याद होंगे तभी आप बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रिक के माध्यम से हमने सब सीख लिया, तो ट्रिक लगाई जाती है पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, संयोजकता याद होनी चाहिए भैया, तभी तो ट्रिक बनाओगे। और क्या, ट्रिक आसमान से तो आती नहीं है ना। तो कुछ चीज़ों को जरूर, ऐसा नहीं कि कोई कह दे आपको कि हम आपको बिना कुछ याद करे सिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है भैया। पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर पड़ेगा, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए 6 कार्बन हो गए आपके पास, यहाँ पे देखो कितने 24 हाइड्रोजन है, हमने 12 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीजन कितनी, 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 24 है, 6 यहाँ पे निकल गई आपकी। तो ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा, बढ़िया, बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। पानी, अब पानी ऑक्सीजन में, पानी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2O होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 होता है, बैलेंस करना सीखा जाता है, ठीक है। पानी बनाना भी आता है भाई, जब पानी बनाना सीख जाओगे तभी तो पानी का फॉर्मूला, मतलब पानी का फॉर्मूला पता होगा तभी तो पता चलेगा हाँ ये पानी बनाया है। ऐसे क्या पता चलेगा कि पानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आपके पास, देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 निकल गए, तो यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो देखिए 6 यहाँ पे हो गई, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई, 12 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है कितनी ऑक्सीजन, तो देखिए 6 दूनी 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे 24 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी हो गई, देखो 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 यहाँ पे, 12 दूना 24, यानी कि हाइड्रोजन पूरे बैलेंस हो गए, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन देखिए 6 यानी कि 12 हो गई, 12 ऑक्सीजन यहाँ की बैलेंस हो गया आपके पास। अब बच्ची कितनी है, 6 दूनी 12, 12 आपके पास ऑक्सीजन बची, तो देखिए 6 दूनी 12, ठीक है। ये होता है गैस की, मतलब उड़ रही है, ठीक है। अगर नीचे एरो लगा है इसका मतलब पीपीटी अवक्षेप फॉर्म में, जैसे दाल पकाते हो उसके ऊपर फेना रहता है तो उसको अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो उसको अवक्षेप समझ लो एग्जाम्पल के रूप में, तो वैसे केमिकल में भी होता है, ठीक है।
तो देखिए इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार शोषण में क्या किया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में क्या होते हैं, संचित होकर खाद्य भंडारण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझे कि प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया। ठीक है, शॉर्ट में आपसे अगर हिल अपक्रिया आ जाए, प्रकाशिक अपक्रिया आ जाए तो लॉन्ग में तैयार कर लो। ये नहीं कि मैम ने शॉर्ट में नहीं बताया, आपको लॉन्ग में तो कराया जा रहा है ना। तो लॉन्ग में जैसे जो चीज़ कराई जा रही है, तो अगर आपको उनको क्वेश्चन बना करके उस शॉर्ट में पुट अप कर ले तो आप लिख लोगे बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो प्रकाशिक अपक्रिया, हिल अपक्रिया। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर को ध्यान से पढ़ो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार अगर जैसे क्लास आपने देखी तो इसमें क्या होगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको लॉन्ग में भी, लॉन्ग का देखो शॉर्ट में पूछ रहा है तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट बनते हैं अधिकतर। लॉन्ग क्वेश्चन से क्या होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट उसमें तोड़ तोड़ के बनाया जाता है पार्ट। जैसे कि आपको वृक्क है तो वृक्क के कार्य आपसे शॉर्ट में पूछ लिए गए। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण हम लोगों ने लॉन्ग में पढ़ा, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहां पूछ ली गई, या फिर हिल अपक्रिया वहां पे पूछ ली गई। और इन्हीं से लॉन्ग से ही क्या बनते हैं, आपके एमसीक्यू भी बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्योरी जो होती है, लॉन्ग जो होते हैं, आप अगर अच्छे से तैयार कर ले रहे हो तो आपको शॉर्ट में दिक्कत नहीं होती है। कुछ शॉर्ट ऐसे होते हैं जिनको याद करना ही रहता है। ठीक है, याद करना ही रहता है क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट के ही फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो देखो प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया। प्रकाश अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हिल। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिल अपक्रिया, प्रकाशिक अपक्रिया, तो प्रकाश अपक्रिया का अध्ययन किसने किया था, तो रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिल अपक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक, ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है उसके ग्रैना में संपन्न होती है। ठीक है, हिल अपक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित जो होता है, हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्टेट जो होता है, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी ग्रेना में क्या होती है, संपन्न होती है। और इसमें देखिए निम्न चरण होते हैं। सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों में ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरित, ठीक, ग्रेनम जो होते हैं, हरित लवक के जो ग्रेनम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है वह सक्रिय हो जाता है। क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। और एडीपी में क्या होता है, एटीपी में, यानी कि एडिनोसिन, एडीपी को कहेंगे, ए से होगा एडिनो, ठीक है, डी से होगा, देखो देखो एडीपी, ठीक, से क्या होगा, एटीपी। ठीक है, ये एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे 100 उसमें एमसीक्यू में, तो देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, लिख लो, याद रख लेना। ठीक है, का निर्माण होता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक, जल का, ठीक, जल का देखो OH, देखो यहाँ पे H2 है, ये H2 है, देखो समझा दे रहे हैं आपको, H2। ठीक, H2 देखो ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। ठीक, ये चार्ज इसका होता है, एक ये चार्ज इसका होता है। ठीक, तो आप जानते हैं यहाँ पे कितने, 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे H प्लस में टूट जाएगा, और आपने OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा। ठीक, प्लस का OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो H प्लस में OH यानी कि हाइड्रोक्साइड में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे वाला हमेशा केमिकल जब फॉर्मूला बनता है जिसमें आगे वाला सबसे जो होता है वो प्लस धन ही होता है। ठीक है, उसके पीछे का कैसा होता है, रेडी होता है। ठीक है, तो देखिए जल का हाइड्रोजन आयनों तथा हाइड्रोक्साइड आयनों में क्या होता है, प्रकाश अपघटन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपघटन होता है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, 4H2O। ठीक, 4H2O को देखो, 4H2O है तो यहाँ पे कितने, 4 H प्लस हो गए। ठीक है, और 4 कितने हो गए, OH माइनस हो गए, यानी कि 4 हाइड्रोजन आयन टूटेंगे यहाँ पे, और 4 क्या, हाइड्रोक्साइड आयन टूटेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन परस्पर मिलकर जल और ऑक्सीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल और ऑक्सीजन बनाएंगे, और गैस के रूप में मुक्त होकर रंध्र स्टोमेटा द्वारा क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर संघनन की प्रोसेस हो रही है। ठीक, क्या हो रहा है, संघनन के माध्यम से ये हो रहा है। देखिए 4 हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, इसके पास देखिए आपके पास इसके पास 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये होता है, ब्रैकेट के अंदर जैसे कि कोई फॉर्मूला है उसके बाहर लिखा होता है, इसका मतलब है 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखिए 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2H2 यानी कि 2 दूना 4, 4 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन हो गई, तो ये पानी का फॉर्मूला बन गया। और प्लस का देखिए ऑक्सीजन गैस जो हो गई वो क्या हो गई, निकल गई। इतना क्लियर हुआ। देखिए जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, उत्तेजित, तभी तो क्या होती है कि उड़ती जा रही है।
क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, एयर अभी घुलती जा रही, उड़ती जा रही है, ठीक है। तो जल के प्रकाश अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा एटीपी के रूप में क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। कि एटीपी यानी कि ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं, ठीक। एटीपी के रूप में मुक्त होते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन आयन NADP को, ठीक, NADP को वेट NADP को क्या करते हैं, NADPH2 में क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोगों ने जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसको देख लिया था। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन थे उसको 2NADP से हम लोग जब अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, ठीक है। 2NADP से जब हम लोग अपक्रिया कराएंगे तो देखिए NADP अपचयित किस में हो रहा है, NADPPH2 में अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो NADPPH2 के आगे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस हो जाना है, देखो कैसे बैलेंस कैसे हो रहा है, ये देखो देखो NADP इतना तो आपके पास है ही है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो H कर दोगे, हाइड्रोजन 4 है, बाकी ये सब 2 2 है, तो इसके नीचे 2 लगा दोगे, 2 2 ना 4 4 आपके हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक है। ADP प्लस क्या हो गया, देखिए आपके पास P हो गया, ठीक है, P है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो देखो ADP के साथ जब देखो फास्फेट जुड़ेगा तब क्या बनेगा, एटीपी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी, ठीक, एडीपी से जब एटीपी बनती है के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। अगर आपसे फोटोफास्फोरिलेशन की प्रक्रिया पूछ जाए तो आप कहेंगे एडीपी और प्लस फास्फेट, ये रिएक्शन लिख सकते हैं एटीपी, ठीक है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब एडीपी से एटीपी का निर्माण किया जाता है तो यही प्रक्रिया फोटोफास्फोरिलेशन कहलाती है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब अगले देखते हैं, इसी का भी हम लोग देख रहे हैं, लॉन्ग है, ठीक है ना। तो देखिए अप्रकाशिक अपक्रिया या कैल्विन चक्र, ठीक, कैल्विन चक्र के नाम से पूछा जा सकता है। अप्रकाशिक अपक्रिया, ठीक, इस शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को जिस माध्यम से पूछा जाए आप वहां पर क्या करेंगे, आंसर देंगे। अधिकतर तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो इस अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। कैल्विन अप्रकाशिक, ठीक, इसे याद रखो। साइंटिस्ट का नाम अप्रकाशिक, यानी जहाँ प्रकाश ना हो अंधकार हो, अंधकार यानी कि ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में क्या मैन गया, तो ब्लैक मैन, ठीक है। ब्लैक मैन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कैल्विन और अप्रकाशिक अपक्रिया का क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। इन सब क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसे C3 चक्र, ठीक है, C3 चक्र भी कहते हैं। कैल्विन चक्र के अलावा C3 चक्र भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। और इसमें क्रिया निम्नलिखित होती हैं, ठीक है। तो देखो जब अंधेरे में आदमी खड़ा होगा तो अधिकतर पागल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पागल से ही हम लोग समझते हैं। कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में वातावरण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त NADP.H2 के हाइड्रोजन आयन से अब देखो अवतरित होता है और पागल, ठीक, यानी कि PGL, ठीक, पागल नहीं कहना है यहाँ पे, हम ऐसे बत समझाने के लिए आपको कह रहे हैं PGAL, ठीक, यानी कि फुल फॉर्म इसका होगा फास्फो, P से होगा फास्फो, G से होगा ग्लिसरेडिहाइड, ठीक है। इसका पूरा फुल नेम है फास्फोग्लिसरेडिहाइड, यानी कि पागल, ठीक है, नामक पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नामक पदार्थ बनता है। इन क्रियाओं में निम्नलिखित अपक्रियाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। देखिए 5 कार्बन वाले यौगिक RUBP, ठीक, RUBP यानी कि RU से होगा रिबुलोस, ठीक है, रिबुलोस 1,5, ठीक, 1,5 पे क्या होंगे, बाईफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर 6 कार्बन युक्त क्या होंगे, अस्थायी यौगिक का क्या करते हैं, यहाँ पे निर्माण करते हैं। 6 RUBP प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, एंजाइम और पानी की उपस्थिति में क्रिया होगी तो यहाँ 6C6 यौगिक क्या बनेगा, ये अस्थायी यौगिक बनेगा, ठीक। जो समीकरण ना समझ में आए उसको रट्टा मार लेना वहाँ पे एग्जाम के टाइम के लिए, ठीक है। फिलहाल ना समझ में आए कमेंट करना, बताएंगे जरूर, ठीक है। वह अस्थायी यौगिक जो शीघ्र ही अपचयित होकर 3 कार्बन वाले PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बना लेता है। क्या बनाएगा, 2 अणु बना लेता है। C6 यौगिक में क्या H प्लस आयन जोड़ेगा तो 12 देखिए 3PGA क्या होगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। PGA अणु और अधिक अपचयित होकर PGAL का क्या करता है, निर्माण करता है। PGL के
दो अणु मिलकर अपचयन के फलस्वरूप पहले फास्फेट शर्करा और बाद में शर्करा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए पागल के दो अणु, ठीक है, मिलकर पहले एक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और फिर क्या करते हैं, देखो ग्लूकोज से ही अन्य सभी खाद्य पदार्थों का निर्माण पादप के अंदर ही हो जाता है। ठीक, C2H5O3 यानी कि ग्लिसरोएल्डिहाइड, ठीक है, 2H के साथ जब होगी तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा। ठीक, ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज का हाफ फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, एक यहाँ पे देखिए दो हाइड एक जो है हाइड्रोजन कम लिखे हुए हैं, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, और क्या केल्विन चक्र में RuBP का क्या होता है, पुनः निर्माण होता है, फिर से क्या होता है, निर्माण होता है। ये हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मनुष्य में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का वर्णन का स्वच्छ नामक के चित्र बनाइए। अग्नाशयी रस को पाचन की कार्यकी में महत्व क्या है, मानव की आहार नाल का वर्णन कीजिए। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मुख गुहा तथा ग्रसनी, तीनों को हम लोग एक में समझेंगे। ठीक है, तो देखो मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े के मध्य स्थित होता है। वयस्क में दोनों जबड़े 16-16 दांत लगे होते हैं। ठीक, 16-16 दोनों 32 के, तो 32 के 32 ही ना दिखाओ, यानी कि 32-16 ऊपर दांत होते हैं, 16 नीचे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक। ठीक, सामने कैसे होते हैं, कृंतक होते हैं। हमने फॉर्मूले समझा, जो दांत दिखाते हैं सबसे आगे दिखते हैं। ठीक है, तो कृंतक हैं। ठीक है, फिर रदनक, ऐसे मांसाहारी इसको दांत समझते हैं, जिसमें जो मांस खाते हैं उनमें ज्यादा ये दांत विकसित होते हैं, रदनक। दो दो क्या होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं, तथा उसके बाद 3-3 क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रीमोलर PM, यहाँ पे पी हो, मोलर होते हैं, M होते हैं। ठीक है, अगर चवर्णक का चवर्णकों को क्या कहते हैं, दाढ़े कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, दाढ़े कहा जाता है। मनुष्य में दांतों के प्रकार, उनकी संख्या व उनके कार्य देखो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, दांत के प्रकार आपको पता है क्या होते हैं, देखो कृंतक को हम लोग आई से लिखते हैं, जिसको इंसीजियर कहते हैं, रदनक को कैनाइन कहते हैं। ठीक है, अगर चौड़क प्रीमोलर कहते हैं, चौड़क को मोलर कहते हैं। ठीक, कृंतक होते हैं 4 दांत। ठीक है, और रदनक होते हैं 2, यानी कि एक जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब होता है, जैसे एक जोड़ी कहोगे चप्पल लेकर आए, तो एक तो लेकर नहीं आए, तो जोड़ी का मतलब होता है साथ में होते हैं। ठीक है, 2 चप्पल होते हैं ना, तो उसे यहाँ पे 2 जोड़ी मतलब 2, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे 1 जोड़ी यानी कि 2 हो गए, यहाँ पे 2 जोड़ी यानी कि 4 हो गए, यहाँ पे 3 जोड़ी मतलब 6 हो गए। ठीक है, तो देखो कृंतक का होता है भोजन को कुतरना। ठीक है, रदनक का होता है भोजन को फाड़ना चीरना, और अग्रचवर्णक का होता है भोजन को चबाना व पीसना। चवर्णक का होता है भोजन को पीसना। ठीक है, जी हाँ, मुगुहा के फर्श पर, जी हाँ स्थित होती है। मुगुहा जैसे छत की फर्श होती है, वैसे छत की फर्श होती है, नीचे घर में फर्श पड़ी होती है, तो समझ लो पूरी दीवारें खड़ी हैं, नीचे क्या है, हम मुंह में क्या पड़ी, फर्श पड़ी, फर्श को समझ लो जीभ। ठीक है, जीभ, ठीक, जी हाँ स्थित होती है, जो भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक, जीभ ना हो तो भोजन का स्वाद ही टेस्ट नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त भोजन को चबाते समय उसे क्या, उसमें क्या करती है, लार मिलाने में सहायता करती है। ठीक है, लार मिलाने में सहायता करती है, चबाए गए भोजन को, ठीक, या चबाए गए भोजन को निगलने में भी क्या करती है, मदद करती है। मुख गुहा की दीवारों में लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाएगा, सबसे अंदर का भाग। ठीक है, ग्रसनी के अंदर क्या होता है, एक बड़ा छिद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, निगल द्वार, जहाँ खाना हम लोग निगलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ग्रास नली में, ग्रसनी में क्या, ग्रास नली जो होती है ग्रसनी में खुलती है। इसके पास क्या होती है, श्वास नली का छिद्र व घंटीदार, ठीक है, वी आकार का होता है। ठीक है, घंटीदार क्या होता है, जैसे लटकता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, जिसमें देखा होगा, जैसे टीवी प्रचार देखते हो तो गले में लटक रहा है, उसमें जाता है जम्स जा करके लटक जाता है, तो क्या होता है, इधर उधर पानी वानी नहीं जाता है। ठीक, तो वही घंटी द्वार इसको कहते हैं। ठीक है, और अपने अपने गाँव की भाषा में जो कहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, भोजन नली या ग्रसिका या ग्रास नली, यह लंबी वलित नलिका होती है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह देखो उपस्थित छल्ले युक्त होती है। यह तंतुपट या डायफ्राम को भेदकर उदर गुहा में स्थित अमाशय यानी कि स्टमक में खुलती है। अमाशय जो होता है जे आकार की थैलोनुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसका चौड़ा भाग प्रारंभिक भाग, कार्डियक, मध्य भाग फंडिक तथा अंतिम सकरा भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। अमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस
क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। ग्रहणी क्या होती है, देखो ग्रहणी या अमाशय के साथ सी आकार की, ठीक है। अमाशय के साथ सी आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। पित्त नलिका तथा अग्नेयसी नलिका क्या होती है, ग्रहणी के निचले भाग में खुलते हैं। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत तक संपूर्ण डाइजेशन हो जाता है, ठीक। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी और खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण होता है, ठीक है। तो यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। नली सबसे अधिक लंबी होती है अतः कुंडलित होती है, ठीक। छोटी आंत पतली होती है, इसी से इसको छोटी आंत कहते हैं। जबकि लंबी क्या होती है, बड़ी आंत से ज्यादा होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। यह कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में स्थित होती है। इसके चारों ओर बड़ी आंत होती है, ठीक। बीच में ऐसे छोटी आंत होगी, उसके चारों ओर ये ऐसे स्ट्रक्चर करके ऐसे करके ये बड़ी आंत होती है, ठीक है। बड़ी आंत क्या होती है, क्षुद्रांश की भित्ति में आंतरी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं जिनके पाचक आंतरिक रस निकलता रहता है, ठीक है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे उंगली के आकार के क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं, जो कि खाना को अवशोषण करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बड़ी आंत या वहदांत, ठीक है, बड़ी आंत या फिर वहदांत हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बड़ी आंत क्या होती है, तो यह अधिक चौड़ी होती है। छोटी आंत से इसकी लंबाई कम होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, पर क्या होती है, चौड़ी होती है। छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे आकार में खुलती है, जिसका जो देखो सिरा जो होता है 7 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और लंबी सक्रिय व बंद नली के रूप में एक और निकला रहता है। इसे क्रमरूप परिसेशिका कहते हैं, ठीक है। क्रमरूप परिसेशिका कहते हैं। थैले के दूसरे ओर लगभग 3 इंच चौड़ी नली कोलन निकलती है, जो निकलने के बाद एक और गुहा के ऊपर की ओर उठती है, बाद में समांतर होकर नीचे उतरती है तथा अंत में क्या होती है, मलाशय में खुलती है, ठीक है। अब मलाशय क्या होता है, यह बड़ी आंत का ही अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत का सबसे लास्ट का भाग होता है। यह लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह अपशिष्ट भोजन को क्या करता है, वहाँ एकत्रित होता है। गूदा क्या करता है, देखो गूदा अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने का छिद्र जो होता है गूदा द्वार होता है, ठीक है। जहाँ से देखो वेस्ट मटेरियल, जहाँ से हम लोग स्टूल पास करते हैं, ठीक है, स्टूल सब लोग जानते हो, ठीक है। स्टूल सीधी भाषा में समझ लो मल, ठीक है। तो मल या फिर पॉटी समझ लो, ठीक है, जहाँ से पास करते हो उसको गूदा द्वार कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब इसका देखिए चित्र समझ लीजिए, ठीक है। देखिए दांत, मुंह से आपने खाना खाया, दांत है, जी जी हाँ है, ठीक है। ये क्या है, लार ग्रंथियां होती है, इसको ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। ये श्वास नली होती है, इसको कहते हैं ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। ग्रास नली कहते हैं। ये है यकृत, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पित्ताशय, ये देखिए बना हुआ है। इसको कहेंगे अमाशय, सी आकार की संरचना आपको दिख रही है, ठीक है, अमाशय कहेंगे, ठीक है। जे आकार की, ठीक है। ग्रहणी है, ये देखिए, ये देखो छोटी आंत यहाँ पे, ठीक है, इसको कहेंगे देखिए अग्न्याशय, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अग्न्याशय। ये सी आकार की होती है, ये क्या होती है, जे आकार की होती है। हम खुद ही कंफ्यूजन हो गए थे, ठीक है। ये देखिए अग्न्याशय है अग्न्याशय। ये देखो छोटी आंत है, ये क्या है, बड़ी आंत है। इसको कहेंगे शेषांत्र कहेंगे। ये आपका क्या है, कोलन है। और ये देखिए सीकम, ठीक है, ये क्या है, सीकम या उंडुक, ठीक है। ये क्रम रूप परिशेषिका, ठीक, ये क्या है, क्रम रूप परिशेषिका है, ठीक। आपको लग नहीं रही कीड़े जैसी, ये क्रम रूप, ठीक है। और ये क्या है, मलाशय, ठीक है। ये मलाशय, ये यहाँ पे गुदा नाल है। और ये क्या है, गुदा द्वार है, ओपनिंग चित्र, ठीक है, स्टूल ओपनिंग चित्र, ठीक है। मानव आहार नाल जो हो गई, तंत्र हो गया, मानव पाचन तंत्र हो गया। श्वसन की परिभाषा लिखिए, मनुष्य के फेफड़ों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब श्वसन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था, श्वसन किसे कहते हैं, मनुष्य के श्वसन अंगों का निम्नांकित चित्र बनाकर उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से क्या होती है, प्राप्त होती है। कोश, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप अगर देख लेना एक बार, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने की संभावना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, पर हो सकता है में भी आ जाए, ठीक है। तो इस जैविक प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। मनुष्य में श्वसनांग नसिका, ठीक है, नासा मार्ग, कंठ, स्वर यंत्र, ग्रसनी, श्वास नलिका एवं फेफड़ों
मुख्य श्वसन अंग होते हैं, ठीक। नासिका एवं नासामार्ग का क्या होता है? देखो, चेहरे पर नासिका यानी 2 छिद्र दिखते हैं, जिसको नाक कहते हैं। नाक और मुँह के माध्यम से आप सांस लेते हो, ठीक है। सांस लेते हो इतना समझ लीजिए। नासिका नासा गुहा में खुलती तथा यह गुहा पीछे घुमावदार टेढ़े-मेढ़े मार्ग नासा मार्ग में खुलती है। नासा मार्ग सीलिया युक्त क्या होता है? श्लेष्म कला से ढका हुआ होता है। इसकी कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती हैं। नासा मार्ग पीछे ग्रसनी यानी कि फेरेनिक्स में क्या होता है? खुलता है। यहाँ उपस्थित रोम तथा श्लेष्मा द्वारा वायु का क्या होता है? निसंदेहन, जिसको कहते हैं छानन, छानन छनती है यहाँ पे, ठीक है, साफ होती है वायु। ग्रसनी जो धूल कण होते हैं वो अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे ग्रसनी। तो देखिए, नासा मार्ग से वायु गले में स्थित ग्रसनी में आती है। ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों खुलती हैं। वायुनाल के छिद्र को घंटी द्वार, ठीक है, घंटी द्वार जिसको इंग्लिश में ग्लॉटिस कहते हैं। इस पर एक ढक्कन के समान क्या होती है? संरचना पाई जाती है। इस ढक्कन नुमा संरचना को घंटी ढापन, ठीक है, मतलब घंटी को ढकने वाला, घंटी द्वार को ढकने वाला घंटी ढापन यानी कि इपिग्लॉटिक्स कहते हैं। या भोजन करते समय क्या होता है? भोजन के कणों को वायुनाल में जाने से रोकता है। भैया, जैसे कि अब भोजन हम लोग खा रहे हैं, तो इसने क्या किया, जिधर से वायु जाती है उधर का ढक्कन बंद कर दिया, ठीक है। तो क्या, खाना चला गया। और जब हम वायु आई तो इधर खाने वाला ढक्कन बंद कर दिया, तो वायु अंदर चली गई, ठीक है। देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों का शरीर बना है। वायुनाल यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से मतलब 1.5 से 2.5 की व्यास की उपस्थित छल्लेनुमा नली होती है। यह निम्न 2 भागों में बटी हुई होती है। कंठ या स्वरयंत्र। कंठ या स्वरयंत्र, देखिए यह वायुनाल का अगला बक्सेनुमा भाग होता है, जो उपास्थि की बनी 3 प्रकार की 4 प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसकी गुहा को कंठकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठकोश कहते हैं। कंठकोश में 2 जोड़ी वाक रज्जु, ठीक, वोकल कॉर्ड होते हैं। इन वाक रज्जुओं में कंपन से ही क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। हमारे गले में कंठ लैरिंक्स की उपास्थि ही क्या होती है? उभार के रूप में होती है। इसे टेंटुआ, ठीक, भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, ठीक, तो इसको टेटुआ भी कहते हैं, यानी कि एडम्स एप्पल भी कहते हैं। श्वास नली या गर्दन की पूरी लंबाई में फैली हुई होती है। इसका कुछ भाग वक्ष गुहा में भी पहुंचता है। इसकी दीवार पतली, लचीली तथा सी आकार की उपास्थि से निर्मित 16 से 20 अधूरे छल्लों से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ऐसे ऐसे देखते हो, ठीक, तो अधूरे हैं, पूरे नहीं है, ठीक है, बनी हुई होती है। वायु में होने पर इसे कहते हैं चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली, ठीक, श्वास नली वक्ष गुहा में, ठीक, वक्ष गुहा में 2 शाखाओं श्वास नली में विभाजित होती है, ठीक, 2 शाखाओं में विभाजित होती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक छोटी शाखाओं यानी कि श्वसनिकाओं, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस, में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनिका अंत में क्या होती है? फुफ्फुस कोशों में अल्वोली में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्वास श्वास के समय ली गई वायु क्या होती है? नसिका से वायु कोशों में पहुंच जाती है, ठीक है। ये देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए मुंह बना है, नाक बनी है, ठीक है, मुंह बना है, तो दोनों से सांस जाती है। ग्रसनी में आती है, इसको कंठ द्वार कहेंगे, श्वास नली कहेंगे। ये अधूरे सी आकार के छल्ले हैं, ठीक है। और ये क्या हो गई? श्वसनी हो गई। ये फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, ठीक है। इसको एल्वेली कहेंगे, वायु कोष्ठ कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? आपका हार्ट है। ये डायफ्राम होता है, ठीक, मेन वर्क यही इन्हीं का होता है श्वसन में, डायफ्राम का। अब हम लोग समझेंगे फेफड़े या फुफ्फुस, ठीक, फेफड़े या फुफ्फुस। देखिए प्रमुख श्वसनांग होता है या वचूहा में हृदय, ठीक है। देखिए में हृदय के पार्श्व में स्थित कोमल एवं लचीला अंग है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त गुहा होती है, जिसे फुफ्फुस गुहा, ठीक है, प्लेरूलर कैविटी कहते हैं। झिल्लियों को फुफ्फुसा आवरण कहते हैं एवं इसमें एक लसदार तरल पदार्थ होता है। ये फुफ्फुसा आवरण व तरल पदार्थ फेफड़ों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। एक जोड़ी फेफड़ों में दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। यह अधूरी खांच द्वारा तीनों पिंडों में विभक्त होता है। बायां फेफड़ा एक ही अधूरी खांच द्वारा 2 पिंडों में बटा रहता है। इन खांचों के अतिरिक्त फेफड़ों की बाहरी सतह कपाट तथा चिकनी होती है। फेफड़े स्पंजों एवं असंख्य वायु कोशों में क्या होते हैं? विभक्त होते हैं। अब हम लोग समझेंगे मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। चित्र की सहायता से समझाइए। पादपों में जल संवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों को स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है।
पादपों में जल संवहन का सचित्र वर्णन कीजिए। पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए। पादप में देखिए जड़ों द्वारा जल अवशोषण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखो हाई स्कूल का मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या मॉडल पेपर कर लेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर से भी क्या कुछ क्वेश्चन फंसते हैं वहाँ पे। ठीक है, पादपों में जल परिवहन। पादपों में जल परिवहन का निम्न पदों में अध्ययन किया जाता है। मूल मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण। ठीक है, तो देखिए भूमि में जल अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच फंसे रहते हैं एवं कोशिका जल के संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक मूल रोम के मध्य में एक बड़ी धानी होती है। ठीक है, जिसके कोशिका रस में क्या होता है, खनिज लवण शर्करा और कार्बनिक अम्ल घुले हुए होते हैं। ठीक है, यानी धानी का मतलब होता है थैलीस्कीमा संरचना होती है, उसमें ये सारे क्या होते हैं, शरबत के जैसे घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। जल कोशिका द्रव का उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली में से होकर मूल रोमों में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, जल में जल संवहन कैसे होता है, तो देखो जल यानी कि जाइलम के द्वारा जल का क्या होता है, संवहन होता है। ठीक है, जल का मूल रोम जैसे जैसे प्रवेश होता है, इसके कारण स्फीति दाब बढ़ जाता है। भाई स्फीति दाब के कारण क्या होता है, जल ऊपर जाता है एवं जल कॉर्टेक्स वलकुट की कोशिकाओं में पहुंचने लगता है, जिससे कॉर्टेक्स की कोशिकाएं क्या होती है, पूर्णतः स्फीति हो जाती हैं। ठीक है, और इनकी लचीली भित्तियां कोशिकाओं के अंदर अंतःध्रुव को क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। जल संवहन का चित्र हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप जाइलम वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, जाइलम क्या होता है, वाहिकाओं में चला जाता है और एवं कार्टेक्स कोशिकाएं क्या होती है, स्लथ हो जाती हैं। ये कोशिकाएं जल प्राप्त करने के बाद पुनः स्फीत हो जाती हैं। ठीक है, और जल को जाइलम वाहिकाओं द्वारा क्या कर देती हैं, धकेल देती है। ठीक है, जाइलम वाहिकाओं द्वारा धकेल देती हैं। ठीक है, इससे इससे कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण जल अंतःत्वचा की मार्ग कोशिकाओं में से होकर जाइलम वाहिकाओं में पहुंचता है और तने में कुछ ऊंचाई तक क्या होता है, चढ़ जाता है। इस प्रकार के दाब को क्या कहते हैं, मूल दाब कहा जाता है। यह एक क्या होती है, निरंतर चढ़ने वाली प्रक्रिया यानी कि लगातार चढ़ने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब मूल दाब क्या होता है, ठीक है, तो मूल दाब देखिए हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है, मूल दाब क्या होता है। ये क्वेश्चन वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपना देख लेना एक बार। हम लोग इसको अब देखते हैं क्वेश्चन को। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बने। वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क की रचना का वर्णन कीजिए। जो बता दें इंपॉर्टेंट है तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, मनुष्य के वृक्क का नामांकित चित्रों सहित रचना कार्य और मूत्र का निर्माण क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वृक्का और नेफ्रॉन की रचना या तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको देखो टाइप करके हम भी दिखा सकते हैं। देखिए हमारे पास एक तो उतने सोर्स नहीं है, ठीक है, साधन है। दूसरी चीज़ है टाइम वेस्ट करना, यानी कि पढ़ाना वही है, उसको अपने फिर से उसी को टाइप करके दिखाना, कि मतलब ये मेरा खुद का कंटेंट है। हर कोई बुक से ही पढ़ाता है, ठीक है, सब बुक से ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कोई बुक के बिना पढ़ा देता है, तो इतना बुक से जब पढ़े हो तो बुक से तो पढ़ाओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है, देखो वो सभी अंग, ठीक, वो सभी अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो वृक्क होता है, मूत्र वाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग से मिलकर क्या होते हैं, मुख्य उत्सर्जी तंत्र बनता है। ठीक है, मुख्य क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र बनता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क। क्या होता है, वृक्क जिसको किडनी कहा जाता है, सेम के आकार की होती है। ठीक है, भूरे रंग की डार्क, यह उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में बदल देती है। अन्य उत्सर्जी अंग देखिए, और कहाँ कहाँ से हम लोग उत्सर्जन करते हैं, तो देखिए स्किन से पसीना स्वेट निकलता है, तो त्वचा यह पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को निकालती है। यकृत या उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित कर उत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। जैसे मनुष्य में अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में यकृत ही बदलता है। ठीक है, अब देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बना है।
और इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल रहे हैं लॉन्ग में, ठीक है। देखिए लॉन्ग को तैयार करने से कितना फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। वृक्क ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक, 2 होते हैं, पर याद रखना एक समय में एक ही काम करता है। लाइफ टाइम अगर एक तो अगर खराब हो तो साथ में दोनों ही कर, जैसे कहीं एक किडनी से जी रहे हैं, हमें हमने एक किडनी दे दी, भैया जब दोनों हैं तब भी तो एक किडनी से जी रहे हो, तो एक दे दी तो कौन-सा बहुत बड़ा महान कार्य कर दी, चल तो एक ही रही है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि किसी की किडनी खराब हो तो आप ईज़िली दे सकते हो, ठीक है। कि इन्फेक्शन होता है किडनी में तो दोनों में साथ में होता है, एक में नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो उदर गुहा में कशेरुकी दंड के पार्श्व में स्थित सेम के बीज के आकार की संरचनाएँ हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है मोटा होता है। दायाँ वृक्क बाएँ की अपेक्षा कुछ नीचे क्या होता है स्थित होता है। वृक्क का बाहरी किनारा कैसा होता है उभरा होता है, किंतु भीतरी किनारा धँसा हुआ होता है, जिससे क्या होता है मूत्र नलिका निकलती है। इसे धँसे हुए स्थान को क्या कहते हैं हाइलम। हाइलम यानी कि वहाँ पे छेद होता है, ठीक है, धँसा हुआ होता है, तो हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिका एक पेशीय थैलेनुमा मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय में संचित मूत्र समय-समय पर क्या होता है शरीर के बाहर निकलता रहता है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क के मध्य लगभग खोखला तथा कीप के आकार का भाग होता है। यही क्रमशः सकरा होकर क्या करता है मूत्र नलिका का निर्माण करता है। अभी इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। इसे क्या कहते हैं पैल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं पैल्विस कहते हैं। वृक्क का बाहरी भाग वोल्कुट, ठीक, कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला। बाहरी वाला कॉर्टेक्स, भीतरी वाला मेडुला। वृक्क में असंख्य अत्यंत कुंडलित तथा लंबी नलिकाएं होती हैं। इन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन जरूर डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क नलिकाएं एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलती हैं। प्रत्येक संग्रह नलिका पिरामिड में खुलती है। वृक्क में 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं, जो अपने सक्रिय भाग को क्या कहते हैं पेल्विस में खुलते हैं, ठीक है। तो वृक्क का चित्र हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे वृक्क नलिका का चित्र देखेंगे, ठीक है। तो अभी वृक्क का भी चित्र देख लेंगे, पहले हम लोग वृक्क नलिका का चित्र देख लेते हैं। पहले वृक्क का ही चित्र देख लेते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए ये वृक्क है, ये देखिए 2 किडनियां हैं। इसको कहेंगे अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे होती है। ये अग्र महाशिरा है, इसको कहेंगे, ये जो दिख रही है इसको पेल्विस कहेंगे। ये क्या है ऐसे जो पत्ती आकार दिख इनको मेडुला कहेंगे। अंदर भीतरी भाग मेडुला है, जो बाहरी भाग आपको दिख रहा है इसको वोल्कुट कहेंगे। ये वृक्क है यानी कि 2 किडनियां हैं, एक जोड़ी में किडनियां होती हैं, ठीक है। और इन्हीं से देखिए जो पतली पतली निकली हुई है, तो ये मूत्र वाहिनियां हैं, ठीक है। मूत्र नलिका इसको कहते हैं। ये गोल सा दिख रहा था मूत्राशय, यहाँ पे क्या होता है जो मूत्र होता है वो संचित होता है। ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से क्या होता है मूत्र बाहर निकलता है। ये ओपनिंग क्षेत्र होता है, ठीक है। वो ओपनिंग क्षेत्र होता है जहाँ से क्या करते हैं यूरिन को पास किया जाता है, ठीक है। अब इसका चित्र देख लेते हैं। तो देखिए वृक्क नलिका का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखिए आपकी क्या है वृक्क धमनी की शाखा है। ये जो बीच में दिख रही है इसको अभिवाही धमनी कहेंगे। इसको कहेंगे गुच्छेनुमा है, कोशिका गुच्छ, ठीक है। ये क्या है अपवाही नलिका है। ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखो आपको किसी डायग्राम की अगर लैमिनिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप जितनी लैमिनिंग लिखिए सब याद करो। सबसे पहले बाई साइड में इस साइड में लैमिनिंग करनी है हमको एग्जाम में जब करनी है, इस साइड में लैमिनिंग करनी है। दूसरी चीज़ है कम से कम 5 से 6 ऐसे याद कर लो जो आपको बहुत एग्जैक्ट याद हो। सब ऐसा नहीं कि आपने सब याद कर लिया, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कौन कहाँ है। तो जितना भी लिखो सटीक लिखो, जितना भी लिखो सटीक लिखो, ठीक है। पहली बात कहने का मतलब ये है, जितना दो तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। एग्जामिनर देखता है और जो डेली पढ़ता है तो उसको पता है, पढ़ता है पढ़ाता है तो उसको पता है हाँ ये चीज़ ये है, ठीक है। तो एक साइड में भले इतनी ही कर रहे हो, ठीक है, इतनी ही कर रहे हो पर उनको अच्छे से लिखो, याद करके लिखो, हर एक चीज़ का लिखो, ठीक है। तो क्या समीपस्थ कुंडली नलिका है, इसको कहेंगे अवरोही नलिका। इसको कहेंगे रुधिर कोशिकाओं का जाल। ये है हैनले लूप। हैनले लूप इसको जरूर लिखना, ठीक है, लिखना। तो ये आरोही नलिका, ये संग्रह है वाहिनी, ये दूरस्थ कुंडली नलिका। नेफ्रॉन की क्रियाविधि देखो प्रारंभिक निस्संदेहन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों को चयनित
पुनरावशोषण होता रहता है, ठीक। दोबारा क्या होता है, पुनः से क्या करते हैं, अवशोषित करने लगते हैं। जल की मात्रा का पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित है पर निर्भर करता है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, बोमुन संपुट में ग्लोमेरुलस की अपवाही धमनिका, ठीक, जितना रुधिर लाती है वह अपवाही धमनिका से निकल नहीं पाता है, अतः रुधिर प्लाज्मा दबाव के कारण रुधिर छनकर वृक्क नलिका के स्रावी भाग में आ जाता है। इसे नेफ्रिक निस्संदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को परानिस्संदन का अपोहन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, परानिस्संदन का अपोहन कहते हैं। नेफ्रिक निस्संदन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नेफ्रिक निस्संदन में प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर रुधिर प्लाज्मा के सभी घटक पाए जाते हैं। अब वही धमनिका वृक्क नलिका के स्रावी भाग के चारों ओर एक जाल सा बना लेती है, जिसे पर नलिका केशिका जालक कहते हैं। स्रावी नलिका के प्रारंभिक भाग में लाभदायक पदार्थों का क्या होता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अपवाही धमनिका से शेष उत्सर्जित पदार्थों का क्या होता है, स्राव नलिका में स्रावित कर दिया जाता है। स्रावी नलिका के दूरस्थ कुंडलित भाग में पहुंचने वाली नेफ्रिक निस्संदन मूत्र होता है, जिसे संग्रहक नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है। मूत्राशय से समय समय पर क्या होता है, मूत्र जो क्या होता है शरीर से त्यागा जाता है, निकलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग वृक्क के कार्य देख लेते हैं, जो कि हमें इसी में लिखना है। ठीक है, देखिए, वृक्क रुधिर के माध्यम से शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित करता रहता है। ठीक है, तथा पीएच मान को क्या करता है, स्थिर रखता है। ये नाइट्रोजनी वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। ये रुधिर को पराशरी दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। और ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी का क्या करता है, निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, ये अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों, औषधि की अतिरिक्त मात्रा, औषधियाँ जो होती हैं हम लोग लेते हैं, उसको देखो रंग तथा विषैले पदार्थों को निष्कासित कर देते हैं। जैसे कि आप दवाई खाते हो, देखते हो आपका यूरिन जो है जैसे डार्क येलो कलर का ऐसे पास होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो हानिकारक जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जैसे कलर जो होता है, तो उसको बाहर क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के हम लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ से बाहर आपका पेपर में नहीं आने वाला है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।